नमस्कार, मेरा नाम है जीशा और आप देख रहे हैं दी ललन टॉप का डेली फाइनेंशियल बुलेटिन खर्चा पानी। आज खर्चा पानी में बात करेंगे कि रूस पर लगे आर्थिक और वित्तीय प्रतिबंधों ने क्या नया मोड़ लिया है। ये प्रतिबंध कल यानी 26 मार्च से लागू हो रहे हैं, लेकिन आरबीआई ने रूसी बैंकों के साथ मिलकर कुछ ऐसा रास्ता निकाला है जिससे भारत रूस व्यापार आराम से होता रहेगा। रूस में पढ़ने वालों को भी कोई दिक्कत नहीं होगी। बात होगी दिल्ली एनसीआर की सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनी रह चुकी सुपरटेक के दिवालिया होने की। साथ ही बताएंगे कि देश की सबसे बड़ी आईटी कंपनी इन्फोसिस के रशिया कनेक्शन ने कैसे ब्रिटेन के फाइनेंस मिनिस्टर और इन्फोसिस के फाउंडर नारायण मूर्ति के दामाद ऋषि सुनाक को धर्म संकट में डाल दिया है। और आज के हमारे गेस्ट एक्सपर्ट दिल्ली यूनिवर्सिटी के एसोसिएट प्रोफेसर नरेंद्र ठाकुर के साथ हम इस बात पर भी चर्चा करेंगे कि भारतीय शेयर बाजारों में आम आदमी का निवेश क्यों और कैसे बढ़ रहा है। लेकिन शुरुआत करते हैं कुछ बड़ी खबरों से। पिछले काफी समय से होम बायर्स और अदालतों के निशाने पर रही रियल एस्टेट कंपनी सुपरटेक लिमिटेड इंसॉल्वेंसी में चली गई है, यानी कंपनी के दिवालिया होने का प्रोसेस शुरू हो गया है। इससे नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गुरुग्राम और गाजियाबाद में कंपनी के 25,000 से ज्यादा होम बायर्स के सपनों का घर संकट में फंस गया है। दिल्ली एनसीआर में कंपनी के कई प्रोजेक्ट पेंडिंग है। सुपरटेक पर कई बैंकों का लोन बकाया था। लगातार पेमेंट डिफॉल्ट करने की वजह से यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल की दिल्ली बेंच के पास सुपरटेक के इंसॉल्वेंसी की पिटीशन फाइल की थी। बैंक की इस याचिका को एनसीएलटी दिल्ली ने आज एक्सेप्ट कर लिया। कंपनी के 25,000 से ज्यादा होम बायर्स को अभी तक पोजेशन नहीं मिला है। हालांकि यह तय नहीं है कि इन फ्लैट बायर्स का क्या होगा, लेकिन इससे पहले जितनी भी कंपनियां इंसॉल्वेंसी में गई है उनके बायर्स को सरकार और अदालतों के काफी चक्कर काटने पड़े थे। यूक्रेन पर हमले के बाद अमेरिका, ब्रिटेन सहित तमाम वेस्टर्न कंट्रीज ने रूसी कंपनियों से कारोबारी रिश्ते तोड़ लिए हैं, लेकिन कुछ रिश्ते बिजनेस और पॉलिटिक्स की सीमाओं के पार चले जाते हैं। एक ऐसा ही रिश्ता अब इंडिया, ब्रिटेन और रूस के बीच में सुर्खियां बना हुआ है। ब्रिटेन के वित्त मंत्री ऋषि सुनाक के लिए भारतीय कंपनी इन्फोसिस के फाउंडर एन नारायण मूर्ति का दामाद होना ब्रिटिश मीडिया और अपोजिशन को खटकने लगा है। सुनाक इस बात के लिए सवालों के घेरे में है कि जब वह दूसरी कंपनियों को रूस से रिश्ता नहीं रखने को कह रहे हैं, तो उनकी फैमिली की हिस्सेदारी वाली कंपनी यानी इन्फोसिस रूस में कारोबार कैसे कर रही है। आपको बता दें कि सुनाक की शादी नारायण मूर्ति की बेटी अक्षता मूर्ति से हुई है। अक्षता के इन्फोसिस में शेयर है। यह बात ब्रिटिश लोगों और मीडिया को इस कदर खटक रही है, सुनाक को इस बारे में सफाई देनी पड़ी। स्काई न्यूज से बातचीत में सुनाक ने कहा, मैं इन्फोसिस में नहीं हूं, मेरी पत्नी अक्षता मूर्ति के उसमें शेयर्स है। मेरी पत्नी ब्रिटेन की संसद नहीं है। इन्फोसिस के कारोबार के लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूं। मैं इलेक्टेड लीडर हूं और मैं यहां जिसके लिए जिम्मेदार हूं उसी पर चर्चा के लिए आया हूं। मेरा इन्फोसिस से कोई लेना देना नहीं है। गौरतलब है कि अमेरिका में बड़े पैमाने पर बिजनेस करने वाली इन्फोसिस ने भी सफाई दी थी कि रूस में उसका बिजनेस बहुत बड़ा नहीं है और रूसी कंपनियों के साथ उसके बड़े कारोबारी संबंध भी नहीं है। कंपनी ने यूक्रेन वॉर विक्टिम्स के लिए $10 लाख देने का भी ऐलान किया है। अब आते हैं आज के खास मुद्दे पर। रूस पर लगे आर्थिक और बैंकिंग प्रतिबंध कल यानी 26 मार्च से लागू हो रहे हैं और ऐसे में भारत रूस व्यापार पर इसके असर को रोकने के लिए आरबीआई ने रूसी बैंकों के साथ बातचीत शुरू कर दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आरबीआई ने रूस के 3 बड़े बैंकों वीटीबी, सर बैंक और गैसप्रॉम बैंक के अधिकारियों से बात की है। इसमें सहमति बनाने की कोशिश की गई है कि दोनों देशों के बीच व्यापार के लिए पेमेंट मैकेनिज्म क्या हो। एक रास्ता यह निकाला गया है कि वीटीबी और सर बैंक, जिनकी भारत में कई ब्रांचेस हैं, उनके जरिए रूबल रूपी ट्रांजैक्शन को बढ़ावा दिया जाए। इन शाखाओं के जरिए लोकल एक्सपोर्टर और इंपोर्टर डोमेस्टिक करेंसी में पेमेंट कर सकेंगे और रिसीव भी कर सकेंगे। साथ ही लोग रूस में रहने वालों के साथ भी पैसे की लेन देन कर सकेंगे। हमने एक्सपर्ट से जानना चाहा कि आखिर इस बारे में क्या कुछ हो रहा है। वो ये है कि जो ये क्राइसिस है रशिया और यूक्रेन का, उसमें ज्यादातर जितने नेटो कंट्रीज हैं उन्होंने बैन कर दिया है खासकर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को। इसमें स्विफ्ट है या वेस्टर्न यूनियन है, तो जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं वो रूस ना कर पाए, उसके लिए सैंक्शंस आई हैं। वो 26 से जो आप कह ही रहे हैं, 26 से जो है स्टार्ट हो रहा है।
इसका मतलब कि कल से। उसके तहत क्या हो रहा है कि इंडिया या आरबीआई बात कर रही है इनडायरेक्टली जो है डिफरेंट बैंक से, जो सूत्र बता रहे हैं, और वही जो आप खबर का रेफरेंस दे रहे हैं जो टाइम्स ऑफ इंडिया में भी आई है और इंडियन एक्सप्रेस में। तो उसमें ये है कि कैसे हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट करें, कि मान लीजिए फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन तो जरूरी है, इवन फाइनेंशियल जो इन्वेस्टमेंट कर रही है इंडियन कंपनीज, उनके लिए भी जो है वो रशियन ट्रांजेक्शन जो है वो हो रही है। तो उसके लिए एक लेवल पे आरबीआई जो डिस्कशन कर रही है, जो आप कह रहे हैं, जो रशियन 3 बैंक हैं, और उसमें कोशिश ये कर रहे हैं कि ट्रांजेक्शन जो है स्मूथ हो, जिससे कि हमें जो हमारा ट्रेड है उस पर इफेक्ट नहीं आए। और हमें मालूम है, या दर्शकों से हम शेयर भी कर सकते हैं, कि जो ट्रेड हमारा है इस टाइम रशिया के साथ, वो 10.75 बिलियन डॉलर है। जो यदि हम बात करें मार्च 1 2021 से लेके और जनवरी 31 2022, मतलब 10 महीनों का जो ट्रेड है वो 10.75 बिलियन डॉलर है। और उसमें जो इम्पोर्ट है वो ज्यादा है, वो लगभग 8 बिलियन डॉलर जो है वो इम्पोर्ट हम कर रहे हैं, इंडिया कर रहा है इस ट्रेड में, और 3 बिलियन डॉलर के करीब जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो उसमें ट्रांजैक्शन के लिए एक बात तो ये चल रही है, या सूत्र ये बता रहे हैं कि जो आरबीआई बात कर रहा है, या कि ऐसा करें कि जो इंडिया के जो छोटे बैंक हैं वो ट्रांजैक्शन करें वहाँ के छोटे बैंकों से, क्योंकि ये जो सैंक्शन लगा है, जो इकोनॉमिक सैंक्शंस हैं, वो छोटे बैंकों पे, ना रशिया के बैंकों पे लगा है, ना जो इंडियन बैंक पे लगा हुआ है। तो एक कोशिश तो ये हो रही है कि उसके थ्रू ट्रांजेक्शन हो, और ऐसा नहीं, और वो ट्रांजेक्शन रूपी और रूबल में हो, जो ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट जो इंडिया और रशिया के बीच में होनी है। और ऐसा नहीं है कि ये पहले ही बार जो है रूबल और रुपये के ट्रेड की अरेंजमेंट हुई है, ये इससे पहले भी हुई है, जैसे 1970 में, 1992 में इंडिया ने रशिया के साथ की थी, जिसमें रूबल और रुपये के जो ट्रांजेक्शन हो रही थी, ट्रेड ट्रांजेक्शन। लेकिन हमें ध्यान देना होगा, वो डिफेंस, मिलिट्री, हार्डवेयर की ट्रांजेक्शन थी, और उस टाइम इतनी सैंक्शन, इस तरह का कोई इशू नहीं था। इवन हम लोग ईरान के साथ भी जो है वो इस तरह की जो ट्रांजेक्शन है ईरान और इंडिया की, वो होती है। लेकिन मेन बात ये है कि उसमें ये नई बात ये है कि अभी स्ट्रिक्ट इकोनॉमिक सैंक्शन है, तो कैसे छोटे बैंक इंडिया के और रशिया की वो ट्रांजेक्शन करेंगे, उसमें थोड़ा डाउट आ रहा है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन दूसरा तरीका जो है, आरबीआई ये सुझा रहा है कि हम ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि हमारा इंपोर्ट जो है वो 8 बिलियन डॉलर है और एक्सपोर्ट जो है 3 बिलियन डॉलर है। तो हम रूबल और रुपये में यदि ट्रांजेक्शन करते भी हैं तो हमें गैप आ रहा है, क्योंकि मान लीजिए 1 to 1 है इस टाइम जो एक्सचेंज रेट चल रहा है, वो है 1 रूबल इज इक्वल टू 0.73 रुपीज है। तो इसका मतलब है कि हम थोड़ा तो हम एक लेवल में ट्रांजेक्शन कर सकते हैं जो एक्सपोर्ट से हमें मिल रहा है 3 बिलियन डॉलर, लेकिन उसके बावजूद हमारे पास 5 बिलियन डॉलर जो है, जब भी जो इम्पोर्ट कर रहे हैं वो हम कैसे देंगे, वो तो डॉलर में है, और वो ट्रांजेक्शन जो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, और काफी जो ट्रेडर्स हैं या जो एक्सपोर्टर्स इम्पोर्टर्स हैं वो कंप्लेंट कर रहे हैं इस इशू के लिए, कि वो स्विफ्ट के थ्रू कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो क्लियर नहीं हो पा रही है उनके ट्रांजेक्शन। तो उसमें जो दूसरा तरीका ये आ रहा है कि आप ऐसे करिए कि जो चाइनीज जो युआन है, जो करेंसी है, उसके थ्रू हो, मतलब थर्ड जो करेंसी है उसके थ्रू हो, और फिर जो है वो ट्रांजेक्शन हो। तो एक तरीका ये जो है खोजा जा रहा है, यानी कि सीधे शब्दों में कहें कि एक कोशिश ये हो रही है कि जो इंडिया के छोटे बैंक है वो ट्रांजेक्शन करें, जो रशिया के छोटे बैंक है। और दूसरा तरीका ये देखा जा रहा है कि चाइना के थ्रू, जो चाइनीज युआन है, इंडियन रुपीज में ट्रांजेक्शन करें, फिर वो जो रशिया की जो रूबल करेंसी है उसके थ्रू ट्रांजेक्शन हो, जिससे कि जो डेफिसिट दिख रहा है हमें, ट्रेड डेफिसिट इंडिया का, क्योंकि एक्सपोर्ट हमारा 3 बिलियन का है और हम 8 बिलियन इम्पोर्ट कर रहे हैं, तो 5 बिलियन डॉलर को कहीं ना कहीं मैच कर पाएंगे, और जो एक्सपोर्टर है इंडिया के, इम्पोर्टर है, उनको प्रॉब्लम नहीं आने वाली। बात बैंकों की चली है तो एक जरूरी खबर, देश के सभी सरकारी और प्राइवेट बैंकों में माइक्रो लोन यानी छोटी रकम वाले लोन घट रहे हैं। क्या ऐसे लोन की डिमांड कम हो गई है? ऐसा बिल्कुल नहीं लगता, क्योंकि पिछले 2 साल में जहां बैंकों में छोटे लोन घटे हैं, वहीं दूसरी ओर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज यानी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस में लोन लेने वालों की तादाद और रकम बढ़ी है। यानी आप कह सकते हैं कि माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस ने बैंकों के मार्केट शेयर में बड़ी सेंध लगाई है। क्या है इसके मायने, आइए जाने एक्सपर्ट ने क्या कहा। ये डेटा आया है और उसमें रिपोर्ट में ये कहा गया है कि
जो छोटे लोन हैं, जो माइक्रो लोन्स हैं, वो यदि हम कंपेयर करें दिसंबर 2020 से और दिसंबर 2021 से, तो हम ये देख रहे हैं कि जो बड़े बैंक हैं, कमर्शियल बैंक है, चाहे पब्लिक है, प्राइवेट बैंक है, उनका जो शेयर है वो कम हुआ है 2021 में इन कंपैरिजन। इतना कम हुआ है, पहले वो 58% जो है वो छोटे लोन जो है वो देते थे बड़े बैंक, कमर्शियल बैंक। अब जो है वो उसका शेयर 2.5% कम हो गया है, वो हो गया है 55.5%। तो जाहिर सी बात है कि जो 2.5% जो कमी आई है छोटे लोनों में, वो किसने कैप्चर की है? तो जाहिर सी बात है कि हमें समझना होगा वो कैप्चर किया है जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस हैं, जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, वो कैप्चर कर रहे हैं, जिसको हम कहते हैं एनबीएफसी जो है, वो उन्होंने वो कैप्चर किया है। इस कारण से हम देख रहे हैं कि दिसंबर 20 में जो शेयर था उनका वो लगभग 30% था। अब वो हो गया है 33.4%, तो 3 से ज्यादा प्रतिशत जो है वो उसमें शेयर में इंक्रीज हुआ है इस नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज का। तो एक लेवल पे हम कह सकते हैं कि नॉन बैंक फाइनेंस कंपनी जो है ज्यादा शेयर बढ़ा रही है या छोटे लोन जो है वो दे रही है। और उन कारणों को हमें समझना भी होगा। एक कारण तो यही लग रहा है कि जो कोविड में लोग परेशान हुए हैं और उस कारण से कहीं ना कहीं डिस्ट्रेस है लोगों में, ये दिख ही रहा है। हमने पहले भी खर्चा पानी की बात करते रहे हैं कि जो उन्होंने एवरेज कोविड के 2 सालों में इनफॉर्मल सेक्टर में जो वर्कर्स है उनकी जो वेज में कमी हुई है 22% हुई है। और इवन जो परमानेंट नौकरी वाले थे, ऑर्गेनाइज सेक्टर में जो वर्कर्स थे, उनकी जो वेज है वो 4% उनकी भी कम हुई है पिछले 2 साल में। तो जाहिर सी बात है कि लोगों की जब आय नहीं है या रोजगार की समस्या आ रही है, या हम डेटा में बात करते रहे हैं, तो उस कारण से जो है लोन के लिए लोग मजबूर भी हो रहे हैं। और इसमें ये भी हमें देखना होगा कि जो बैंक है वो तो जनरली स्ट्रिक्ट हुए हैं, क्योंकि गवर्नमेंट या आरबीआई ने कह रही है कि आप एनपीए को कंट्रोल करिए। तो एनपीए जब कंट्रोल करना होगा तो आपको फिर कहीं ना कहीं स्ट्रिक्ट भी करना होगा जो लैंडिंग है। तो इसलिए भी हम कह सकते हैं कि उसका ये भी कॉन्टेक्स्ट है कि नॉन बैंक फाइनेंस कंपनी जो लिटरली लिबरल है लोन देने के लिए, इसलिए ये लोन का शेयर हमें इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है पिछले साल के मुकाबले इस साल। उसके साथ हमें ये भी डेटा में उस रिपोर्ट को देख रहा था, उसमें हमें ये भी समझना होगा कि लोन कहाँ पे ज्यादा बढ़ा है। क्या अर्बन सेक्टर में, ग्रामीण में ज्यादा बढ़ा है या शहरी क्षेत्रों में ज्यादा बढ़ा है? उसमें हम देख रहे हैं कि पिछले साल के मुकाबले इस साल जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों की जो ग्रोथ रेट है इस माइक्रो फाइनेंस की, वो ज्यादा हो रही है। तो वो दोबारा जो पॉइंट हम कहने की कोशिश कर रहे हैं कि डिस्ट्रेस है लोगों के बीच में, इस कारण से ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों में और परेशानी है, इस कारण से लोन वहाँ तेजी से नॉन बैंक फाइनेंस कंपनी जो है दे रही है। तो तीसरी चीज जो उससे इम्पोर्टेंट है वो ये है कि एक 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 रेट फाइंड किया है इस रिपोर्ट में जो अच्छा है, इसको बोलते हैं डेलिकेंसी रेट। डेलिकेंसी रेट का मतलब हो गया कि कितने लोग वापस कर पा रहे हैं और कितने दिन, एक तरह से कहने का मतलब है उनका ओवर पेमेंट, या क्या कहें कि एक लेवल पे वो दे नहीं पाते हैं पैसा जब उनकी ड्यू डेट है। तो वो डेलिकेंसी रेट जो है उसका जो है 180 दिन से ज्यादा लोगों का जो आउटस्टैंडिंग है, वो डेलिकेंसी रेट जो है वो बताता है वो बड़ा है। जो पिछले साल जो था, मतलब दिसंबर 20 में, वो डेलिकेंसी रेट था 4%। 4% लोग जो है 180 दिन से ज्यादा टाइम ले रहे थे अपना पैसा वापस करने के लिए, अपने इंस्टॉलमेंट देने के लिए। वो अब हो गया दिसंबर 21 में वो डेलिकेंसी रेट हो गया है 9%। और इसका मतलब है कि लोगों को मुश्किल हो रही है, डिस्ट्रेस है, तो ऑब्वियसली यदि आय नहीं है या बिजनेस कम है तो वो इस कारण से उनके लिए इंस्टॉलमेंट देना भी उतना ही लेट हो रहा है। 180 दिन से ज्यादा जो है पहले लोग जो है ले रहे थे, वो 4% था पिछले साल, और इस साल जो है वो हो गया है 9%। तो डेलिकेंसी रेट बढ़ रहा है, जो ये रिफ्लेक्ट कर रहा है कि एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की तरफ जो है भी बात जा सकती है, क्योंकि अभी डिस्ट्रेस माइक्रो फाइनेंस में दिख रहा है। तो जाहिर सी बात है कि आगे चल के वही चीज जो है डेलिकेंसी रेट की, फिर वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो है बैंक्स की क्रिएट करती है। तो इस लिंकेज को भी हमें दर्शकों को लगता है समझाना।
भारत में आम आदमी शेयर मार्केट से दूर ही रहता है। लोग सेफ और फिक्स्ड इनकम एसेट्स में ही पैसा लगाना चाहते हैं। लेकिन अब कहानी तेजी से बदल रही है। ग्लोबल रिसर्च फर्म जेफरीज की रिपोर्ट में कहा गया है, भारत में लोगों की दिलचस्पी शेयर मार्केट में बढ़ी है और लोग खूब पैसा लगा रहे हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारतीयों की कुल हाउस होल्ड एसेट होल्डिंग में इक्विटीज यानी शेयरों की हिस्सेदारी 2 साल में ही बढ़कर करीब 2 गुना हो गई है। ऐसा क्यों और कैसे हुआ, बताएंगे हमारे एक्सपर्ट। ये बहुत अच्छा डेटा है और उसमें ये बताया गया है कि हिंदुस्तानियों के पास कितनी एसेट्स है, कितनी संपत्ति है, कितनी बचत है। और वो बहुत बढ़िया डेटा ये बता रहा है कि हिंदुस्तानियों के पास इस टाइम जो है लगभग 11 ट्रिलियन डॉलर जो है वो एसेट्स है। मतलब हिंदुस्तान की जो जीडीपी है, राष्ट्रीय आय, वो 2.7 ट्रिलियन है। एक तरह से समझिए लगभग 3 गुना ज्यादा जो है लोगों की इस टाइम हिंदुस्तानियों की वो संपत्ति है उनके पास, जो वो बचत के जरिए जो है रखती है। उस 11 ट्रिलियन जो एसेट्स है, संपत्ति है, उसमें जो शेयर है पिछले सालों के मुकाबले इक्विटी का, जो शेयर मार्केट में लोग पैसा लगा रहे हैं, उसमें वृद्धि हुई है। मतलब शेयर में जो पैसा लगाया जा रहा है या डिवेंचर में जो पैसा लगाया जा रहा है, स्टॉक मार्केट में जो इन्वेस्टमेंट हो रही है, पिछले सालों में वो बढ़ी है। इसी में ये रिपोर्ट बता रही है कि मार्च 2021 में वो शेयर था, टोटल जितना हम कह रहे हैं लगभग 11 ट्रिलियन डॉलर जो है ऐसे एसेट्स, उसमें जो शेयर था वो था 4.3% मार्च 2021। अब वो दिसंबर में बढ़ के हो गया है 4.8%। इसका मतलब है कि जो लगभग 4% था पिछले साल, अब हो गया 5%। इसका मतलब अब हाउस होल्ड सेक्टर या लोग, आम लोग जो है, हिंदुस्तानी जो है, वो स्टॉक मार्केट में अपना इंटरेस्ट ज्यादा ले रहे हैं। और ये हम पहले बात करते रहे खर्चा पानी में कि कारण इसका क्या है, तो आम लोग समझते भी है, लेकिन इसको हम डिटेल समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि बेसिकली रीजन ये है कि आप रेट ऑफ इंटरेस्ट इस टाइम बैंक में कम है। जब जब ब्याज दरें कम होगी तो जाहिर सी बात है कि फिर लोग कहीं और जो है अपने पैसे को रखना चाहेंगे, अपनी सेविंग को रखना चाहेंगे। उन्हें ये लगता है, और हमें ये भी पता है कि स्टॉक मार्केट का जो इस टाइम बूम चल रहा है, प्रोवाइडेड सी वो वोलेटिलिटी है, लेकिन पिछले हमने 1-2 सालों में देखा है कि वो 60,000 करोड़ है सेंसेक्स। जैसे सेंसेक्स जो है बढ़ रहा है तो समझ रेट ऑफ रिटर्न वो हाई है, लोगों की डबल इनकम हो रही है, मुकाबले के रेट ऑफ इंटरेस्ट दूसरी साइड हम देख रहे हैं वो कम हो रहा है। इसी कारण से हमें दिख रहा है कि स्टॉक मार्केट में शेयर, टोटल जितनी एसेट्स है 11 ट्रिलियन डॉलर, उसमें उसका शेयर बढ़ता हुआ दिख रहा है और 3-4% की जगह वो 5% हो रहा है। दूसरी चीज हम ये भी शेयर कर सकते हैं दर्शकों से कि नॉट ओनली कि ये 1-2 साल की बात है, हम यदि और पीछे डेटा ले जाएं तो मार्च 2006 में जो है वो इक्विटी का जो शेयर था या शेयर मार्केट में जो पैसा लगा रहे थे अपनी सेविंग का, वो लगभग 3.7% था, वो बढ़ के अब 4.8% हो गया। एक तरह से कह सकते हैं 1% की वृद्धि है और एब्सोल्यूट अमाउंट में वो इंक्रीज हुआ है। और उसके साथ हम ये भी बात कर सकते हैं कि इस पूरे शेयर में जो 11 ट्रिलियन डॉलर हम कह रहे हैं, और जो हम कह रहे हैं लगभग 3 गुना ज्यादा है हमारे जीडीपी से, हिंदुस्तान की जो राष्ट्रीय आय है, उसमें और शेयर किस किस इक्विटी के हैं या सेविंग के हैं। उसमें हम देख सकते हैं कि 50% लगभग जो है प्रॉपर्टी में लोगों की सेविंग है या संपत्ति है। यानी कि जब हम लगभग ये कह रहे हैं 4.8 या 5% जो है इक्विटी में लोगों ने लगा रखा है इस 11 ट्रिलियन डॉलर में से, तो 50% है वो प्रॉपर्टी में है, जिसमें घर है या कोई प्लॉट है, कोई जमीन है, तो वो 50% शेयर जो है इसमें से, इसका मतलब कह सकते हैं जिसको ब्रेकअप हम करें, इस 11 ट्रिलियन डॉलर में से 5.5 ट्रिलियन डॉलर जो है लोग इस टाइम अपनी वैल्यू या सेविंग या एसेट जो है वो प्रॉपर्टी के रूप में या लैंड के रूप में या घर के रूप में रखते हैं हिंदुस्तान में। और कहाँ रखते हैं वो हम और डिटेल थोड़ा सा बता सकते हैं। बैंकों में भी रखते हैं। ऐसा नहीं है कि हम ये कह रहे हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो गया तो लोगों ने बैंकों में पैसा रखना छोड़ दिया है। बैंकों में भी 15% उसमें से वो बैंकों में डिपॉजिट्स हैं, और वैसे ही इनके में 50 हो गया लगभग प्रॉपर्टी में, 15 हो गया जो है वो बैंक डिपॉजिट्स, 15 जो है वो इंश्योरेंस में उन्होंने लगा रखा है। यानी कि जोड़ के देखें हम तो इस पूरे 100 में से, जिसको हम पूरा एक पाई मान लिया, 11 ट्रिलियन डॉलर में से 50 जो है प्रॉपर्टी में, 15 जो है बैंक डिपॉजिट्स हो गया, 15 जो है इंश्योरेंस में हो गया। यानी कि जोड़ के देखें तो 80% जो है, यानी कि 1 रुपए में से 80 पैसे जो है वो इंश्योरेंस, फंड और प्रॉपर्टी में लगे हुए हैं, और 5% और जोड़ दें जिसके हम इक्विटी के बारे में बात कर रहे हैं, तो 85% जो है
वो इनका एक तरह से 5 हमारी एसेट्स हैं। और उसके अलावा फिर जो 15% में क्या-क्या आता है, पेंशन फंड, प्रोविडेंट फंड जो है, कैश भी लोग रखते हैं, वो प्रतिशत है। तो इससे साथ में ये बात तो बिल्कुल सही आपने शुरू में कही कि नॉट ओनली कि उनका स्टॉक मार्केट में शेयर बढ़ा है, लेकिन अभी भी लोग जो हैं बैंकों में पैसा रख रहे हैं, इंश्योरेंस में पैसा लगा रखा है, और सबसे बड़ा चंक जो है वो अभी भी प्रॉपर्टी में है, जो 49-50% है। चलते चलते शेयर मार्केट की सुर्खियां। शेयर बाजारों में आज भी गिरावट का रुख रहा। सेंसेक्स 233 और निफ्टी 70 पॉइंट गिरकर बंद हुए। बाबा रामदेव की अगुवाई वाली कंपनी रुचि सोया के एफपीओ यानी फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर को मार्केट में अभी तक बहुत अच्छा रिस्पांस नहीं मिला है। 2 दिन में इस एफपीओ को केवल 25% सब्सक्रिप्शन ही मिला है। रुचि सोया के शेयरों में आज भी कमजोरी का रुख रहा और ये 1% तक गिरे। शेयर मार्केट में आगे कमाई की उम्मीद लगाए बैठे लोगों के लिए एक खबर निराश कर सकती है। ब्रोकरेज फर्म ज़ेरोधा के को फाउंडर निखिल कामत ने कहा कि फिलहाल मार्केट में पैसा लगाने का सही समय नहीं है। निवेशकों को एक बड़ी गिरावट का इंतजार करना चाहिए। तो ये था आज का खर्चा पानी। आज के इस एपिसोड को हमारे साथी प्रमोद ने लिखा है। शुक्रिया।